नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। कमोडिटी टुडे में हम राइस इंडस्ट्री से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के मुद्दे उठाते हैं कि चाहे वो एक्सपोर्ट्स का मामला हो, चाहे वो प्रोडक्शन का मामला हो, चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो। आज इसी राइस कम्युनिटी के ऊपर हम बात करने के लिए जो छत्तीसगढ़ एसोसिएशन है, यानी कि द राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़, उसके प्रेसिडेंट डॉक्टर मुकेश जैन हमारे साथ हैं। उनसे आज हम चर्चा करेंगे। तो उनकी क्या मांगे हैं सरकार से, किस तरह से सरकार उनको उनकी कम्युनिटी को हेल्प कर सकती है, कहाँ लैग कर रहे हैं, अगर जो चीजें फैसिलिटीज अगर उनको मिल जाएं उनकी इंडस्ट्री को छत्तीसगढ़ के अंदर, तो वो और बेहतर कर सकते हैं, देश के लिए अच्छा कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक जो काकीनाडा में मुद्दा चल रहा है कि भाई बैरिकेटिंग जो की जा रही है पोर्ट पे, और उसके साथ साथ अब वाइजैग में भी शुरू हो गई है बैरिकेटिंग, जिससे व्यापारियों को बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। कहा जा रहा है कि भाई जो फोर्टिफाइड राइस है उसकी चेकिंग की जा रही है, जबकि फोर्टिफाइड राइस जो है OMSSP यानी कि जो ओपन मार्केट सेल्स स्कीम पॉलिसी है, उसके तहत ऑलरेडी मार्केट में ओपन है। तो सरकार जो चेक कर रही है तो उसके ऊपर किस तरह से ऐसी प्लानिंग करे, ऐसी पॉलिसी करे कि जिससे व्यापारियों को समस्या ना हो। तो इन्हीं सब विषय पे आज हमारे साथ हम बात करेंगे और हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकेश जी। डॉक्टर मुकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। मुकेश जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको पता ही होगा, आप अवेयर होंगे इस बात से कि भाई 30-31 अक्टूबर को दिल्ली में बिर्ख हो रहा है भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025, जो कि कहा जा रहा है कि भाई विश्व का सबसे बड़ा एग्जीबिशन होने जा रहा है, सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, कि जहां पे पूरे विश्व से लगभग 80 देशों से 1000 बायर आ रहा है और भारत से तकरीबन 2500 लोग जुड़ेंगे, जो एक्सपोर्टर्स हैं, राइस मिलर्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर अलग अलग। तो इसमें किस तरह से जो छत्तीसगढ़ है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, आपकी एसोसिएशन किस तरह से पार्टिसिपेट कर रही, किस तरह से इस इवेंट को और बड़ा बनाने में आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? मैं सबसे पहले तो डॉक्टर प्रेम गर्ग जी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने इंडस्ट्री के लिए सोचा। कम से कम हमारे पुराने एसोसिएशन कई सारे हैं जो कि आज तक कभी ट्रेड को बढ़ाने के लिए या देश का नाम ऊंचा करने के लिए ऐसा सब कभी नहीं किया गया था। और हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में हमने लास्ट ईयर में इवेंट किया था, इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट, जो कि सक्सेसफुली 11 कंट्री के लोग आए थे उसमें। हालांकि छोटा प्रोड्यूसिंग स्टेट है और रायपुर जैसी जगह में इतने लोग आना बहुत होता है, और इंडिया के जितने एक्सपोर्टर्स हैं सारे आए थे और सारे स्टेक होल्डर्स थे, जिसमें CHA, शिपिंग लाइंस, पोर्ट, सभी का सपोर्ट से सक्सेसफुली प्रोग्राम हुआ। और माननीय पीयूष गोयल जी हमारे चीफ गेस्ट थे, और स्पेशल चीफ गेस्ट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, लोकल MP थे हमारे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी। मतलब सारे सक्सेसफुली इंडिया में पहली बार वो हुआ, जो कि हमारे एक्सपोर्टर्स आज बाहर जाके 5 लाख रुपए खर्च करके वैसा अटेंड करके आते हैं। लेकिन दुर्भाग्यजनक ये है कि एक्सपोर्टर्स इंडिया में कोई प्रोग्राम होता है तो उसको फुल सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो प्रेम गर्ग जी कर, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, ताकि क्या इंडिया में सारे बायर, सारे एम्बेसडर्स, जो अथॉरिटी है, सारे आके देखें यहाँ प्रोड्यूसिंग स्टेट कैसा है, कहाँ मिलिंग होता है और किस तरीके से हम आपको एक्सपोर्ट करके दे रहे हैं, उनको जानकारी होना चाहिए। तो मैं इसका समर्थन करता हूँ। प्रेम गर्ग जी का पूरा हम संपूर्ण सहयोग करेंगे, यहाँ से जो बेस्ट होगा वो यहाँ से पूरा सपोर्ट किया जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल मुकेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई टीम वर्क होना चाहिए। हम ये नहीं देखें कि कौन कर रहा है और कौन सी स्टेट कर रही है और हम उसको क्यों बढ़ाएं, क्योंकि हम अल्टीमेटली जब इसमें करते हैं तो पूरे देश का हम नाम बड़ा कर रहे होते हैं। और देश में हम मतलब जैसा जानते हैं कि भाई इंडिया जो है लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है, और अगले साल 2025-26 में लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर भी बनने जा रहा है, चाइना को पछाड़ने जा रहा है। तो जब हम इतनी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो हमें सबको मिलकर सिर्फ अपना फायदा ना देखते हुए पूरे देश का फायदा, पूरी कम्युनिटी का फायदा देखना चाहिए। क्योंकि जब कम्युनिटी बढ़ेगी तो हमारा सबका व्यापार भी बढ़ेगा, सारी चीजें बढ़ेंगी। क्योंकि तभी चीजें कहते हैं ना, एक अकेला चना नहीं फोड़ भांग नहीं फोड़ सकता, इस तरह से कहावत है जो हिंदी में। तो उस चीज को हमें मद्देनजर रखते हुए सब लोगों को मिलकर एक साथ आना चाहिए। कभी भी कोई भी, जिस तरह से आपने कहा, चाहे छत्तीसगढ़ कर रहा है, चाहे महाराष्ट्र कर रहा है, चाहे साउथ का कोई स्टेट कर रहा है, अगर कोई भी इवेंट कर रहा है तो जितना पॉसिबल हो सके एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि भाई इसमें आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोग जुड़ेंगे,
जी दुबई में भी गल्फ फूड में एक इवेंट किया था, इंपोर्टर एक्सपोर्टर मीट किया था वहां पर, और सक्सेसफुली बहुत इंपोर्टर्स आए थे और काफी सारे एक्सपोर्टर्स आए थे। और वो ऐसा इवेंट भी बाहर भी करना चाहिए जब मौका मिले। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब मौका मिले, जहां मिले, जब पॉसिबिलिटी बने, और ये एक टीम वर्क की तरह ही हो सकता है कि भाई अगर एक सब लोग टीम बनाएं कि भाई हमें कब कब कहां कहां किस किस तरह से इवेंट्स करने चाहिए जिसका हमें हमारी कम्युनिटी को, हमारे बिजनेस को, हमारे देश को लाभ पहुंच सके, तो वो काम जरूर करना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। जी मुकेश जी, तो ये बताइए पहले कि जो छत्तीसगढ़ का जो इंपॉर्टेंस है राइस एक्सपोर्ट में, वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, कितना महत्वपूर्ण है देश के लिए? देश के लिए छत्तीसगढ़ को आप जानते होंगे धान का कटोरा कहा जाता है, और यहाँ पर मेन जो है कृषि आधारित धान का ही फसल उगाया जाता है। और लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में 150 लाख टन करीब का धान का खरीदी केएमएस के में होता है, और रबी में लगभग 15 लाख टन करीब फसल होता है। रबी का जो फसल होता है वो प्री सेल के लिए रहता है, और केएमएस का जो रहता है सरकारी उपयोग के लिए रहता है। और उसके अलावा हमारे यहाँ निर्यात जो आप पूछ रहे हैं, निर्यात हमारे जो बैन से पहले ये लगभग 30 लाख टन सालाना हुआ करता था, जिसमें 1.5 मिलियन टन जो है राइस होता था और 1.5 ब्रोकन होता था। और ब्रोकन चूंकि अभी कम है प्रोडक्शन, एफसीआई ने अभी अभी स्पेस देना चालू किया है जून महीने से, और मूवमेंट अगर लगातार चलता रहा तो ब्रोकन का भी आंकड़ा वापस टच कर जाएगा। जी, ब्रोकन का भी आंकड़ा। तो अभी अगर हम इसमें देखें तो सर आपके जो छत्तीसगढ़ में है, किस किस तरह की सुविधाएं सरकार की तरफ से मिली हुई हैं, और कहां पे लगता है कि ये सुविधाएं सरकार से और चाहिए जिससे जो है ना काम और सरलता पूर्वक चल सके? हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा काफी अच्छा प्रयास किया जा रहा है निर्यात को बढ़ाने के लिए, और लगातार जो भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं उसके ऊपर विचार होता है और तुरंत कार्रवाई भी होता है। कई जगह क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ इशू जो रहता है वो पत्राचार के माध्यम से चलता है, तो थोड़ा समय लगता है उसमें भी, बट वो चल रहा जी है। जैसे हमारे यहाँ एक बहुत बढ़िया ड्राई पोर्ट है यहाँ रायपुर में, रायपुर सिटी के अंदर ही है, और मल्टी लॉजिस्टिक पार्क है कनकोड के द्वारा वो स्थापित किया गया है। वहाँ पे आपका कस्टम क्लियरेंस है, आपका सभी सुविधाएं जो अपने को एक्सपोर्ट करने में लगता है, प्लांट क्वारंटाइन है वगैरह वगैरह जो भी है सब कुछ है वहाँ, सीएचए वगैरह सब है, स्टोर के लिए फैसिलिटी है, रैक के लिए फैसिलिटी है। बट हमारे यहाँ एक ही तकलीफ है, शिपिंग लाइंस यहाँ पे चूंकि इंपोर्ट कम है, यहाँ इंपोर्ट कम होने की वजह से शिपिंग लाइंस की अवेलेबिलिटी, कंटेनर्स की जो इंटरनेशनल कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी कम है। अगर हमारे यहाँ ड्राई पोर्ट की बात किया जाए तो 1 लाख टन चावल का हर महीना यहाँ से कैपेसिटी है, 3,000 कंटेनर का निर्यात कर सकते हैं। तो 3,000 में आज अगर आप डाटा देखेंगे तो 10% 15% ही इंटरनेशनल कंटेनर्स वहां से मूवमेंट होता होगा। और जी जबकि ये वेल कनेक्टेड है विशाखापट्टनम पोर्ट से, और यहाँ से विशाखापट्टनम पोर्ट ओवरनाइट ट्रेन पहुंच जाता है। और अभी जैसे आप ये समझिए भारतमाला रोड प्रोजेक्ट चालू होने वाला है 4-6 महीने में ऐसा बताते हैं। अगर वो जी चालू हो जाए तो 150 किलोमीटर लगभग रोड का रास्ता कम हो जाएगा, जिससे हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट भी और कम बैठेगा। तो कनकोर वहां से भी कंटेनर ला के फैक्ट्री स्टफिंग करके ले जा सकता है, वो भी एक फ्यूचर में ऑप्शन है। तो वो कनकोर को हम रिक्वेस्ट किए हैं कि उस पर भी आगे के लिए विचार करें। एंड यहाँ हम सरकार से निवेदन ये किए हैं कि जैसे क्योंकि आप छत्तीसगढ़ जानते हैं लैंडलॉक स्टेट है, जी लैंडलॉक स्टेट के कारण हम पोर्ट कनेक्टिविटी में कहीं ना कहीं हम कॉस्ट, हम लोग का चाहे एक्सपोर्ट में बोल लीजिए चाहे इंपोर्ट में बोल लीजिए, हमको मार पड़ता है उसका। तो वो बचाने के लिए हमने नॉर्थ ईस्ट में एक भारत सरकार के द्वारा एक लॉजिस्टिक का पॉलिसी अलग से उधर के लिए स्पेशल पॉलिसी है। तो उसमें कुछ पार्ट को जरूरत है यहाँ पर, जैसे सरकार को उचित लगे कुछ जी पार्ट हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए या लैंडलॉक स्टेट जो भी है जो चावल निर्यात कर रहा है जो कृषि आधारित है, कृषि आधारित को कम से कम वो फैसिलिटेट करे।
तो हमारा ये वो जो आप कह रहे हैं कि जो मेन है कि जो आप सुविधाएं चाहते हैं, अगर थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि भाई क्या क्या चीजें सरकार यहाँ पे और इनकॉर्पोरेट करा दे, जिससे और आपका जो काम है, जो समस्याएं आती हैं उनको फेस ना करना पड़े। जैसे हमने निवेदन किया था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अपेडा का ऑफिस के लिए, डीजीएफटी का ऑफिस के लिए, एग्जिम बैंक का ऑफिस के लिए, जो कि एक्सपोर्ट के लिए हमेशा सुविधाजनक होता है, निर्यातक तुरंत पहुंच पाता है। अपेडा जैसे यहाँ ऑफिस खुलता है तो वहाँ किसानों को भी फायदा होता है, वो लोग गाइड करते हैं किसान को भी कि कैसा प्रोडक्शन करना चाहिए और कैसे आगे व्यवस्थित रूप से बीज होना चाहिए। जैसे ईरी का भी ऑफिस होना चाहिए यहाँ, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का। जैसे हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है यहाँ पर, उस पर 23,000 वेराइटी के पेड़ी ऑलरेडी लाइव वो लोग डिस्प्ले करते हैं। उसको ओके। जीआई टैग राइस को बढ़ावा देने के लिए, जैसे हमारा जीरा फूल है और नगरी दुबराज है, नगरी दुबराज आज जापान भी जा सकता है, जैपोनिका राइस टाइप का है, ईरी के जी। द्वारा प्रभावित है वो। तो उस पर सरकार को हम चाहते हैं कि उस पर सपोर्ट करे। अब जो निर्यातक बाहर जाके उसको जीआई टैग राइस को मान लीजिए उसका डेमो कर रहा है या उसको बेच रहा है, तो सरकार के द्वारा उसमें फैसिलिटेट किया जाना चाहिए, तो वो प्रमोशन होगा और वो किसान भी उधर डाइवर्ट होंगे, क्योंकि उनको धान, आज वो धान 65 रुपया केजी में लोकल में बिकता है और चावल 120 रुपया केजी में बिकता है। अब मान लीजिए उसका मार्केट बढ़ जाता है, पोटेंशियल काफी आ जाता है, बीज का जो उन्नत किस्म का बीज डेवलप हो, क्योंकि पुराने जो बीज है आज भी 4.5 कुंटल लगभग पेडी आता है उसमें। अगर वो बीज को उन्नत किस्म का करके 15 कुंटल तक कर दिया जाए, और ये एरोमेटिक राइस जो कि मिडिल ईस्ट में चलता है, यूरोपियन कंट्री भी कई जगह जाता है, यूएसए भी जाता है, तो थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी बढ़ते जाएगा ये। तो मेरा ये हमेशा रहता है कि सरकार इस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे, और ध्यान देते भी है। हमारे अपेडा के द्वारा काफी नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ज्यादा, जिस तरह से आपने कहा कि भाई अगर मार्केट बाहर है और अच्छी मार्केट है, तो जो फेलिसिटेशन है सरकार की तरफ से वो थोड़ा सा ध्यान देते हैं, जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन गति थोड़ी सी तेज चाहिए, काम तुरंत चाहिए, जल्दी हो तो उसका जो है ना फायदा सरकार को भी मिलेगा, देश को भी मिलेगा और किसानों को भी मिलेगा, व्यापारियों को भी मिलेगा। जी जी। ये और ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में जैसे आपने बताया कि भाई अपेडा का भी ऑफिस हो जाए, तो उससे जो है ना जो समस्याएं आपको यहाँ दिल्ली लेके शायद आनी पड़ती होंगी, डीजीएफटी के लिए दिल्ली भागना पड़ता होगा, तो उसमें समय जो है कम लगेगा और जो निर्णय है, डिसीजंस है, वो तुरंत और क्विक हो सकेंगे। जी, अभी अभी हमने भरवली, हमको अपेडा ऑफिस से सूचना मिला था कि माननीय मंत्री जी ने, पीयूष गोयल जी ने छत्तीसगढ़ के लिए अपेडा का ऑफिस अप्रूव किया है, बट वो ऑफिशियली आया नहीं है। वो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ के लिए एक रीजनल मैनेजर जरूर अपॉइंट कर दिया गया है और उनके नेतृत्व में आगे काम चल रहा है, और बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि ऑफिस भी खुल जाएगा। तो ऑफिस भी हो जाएगा, यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव तो वहां पे हो गया, यानी कि रीजनल मैनेजर हो गया जो आपकी बात को यहाँ से कम्युनिकेट करेगा बीच में। क्योंकि अपेडा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी है, जी। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होने से ये फायदा हो जाता है कि कल को कोई भी निर्यात संबंधित चर्चा करनी हो या किस देश में क्या हो रहा है और कहीं पे हमको रीच आउट करना है, तो कौन सा प्रोडक्ट जा सकता है, तो वो जल्दी से हमको अवेलेबिलिटी हो जाता है। और जो छोटे छोटे एमएसएमई एक्सपोर्टर्स हैं उनको भटकना नहीं पड़ता है। जैसे जनरली लोग दुबई जाते हैं, दुबई जाके वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं और चावल में कुछ न कुछ नुकसान करके ही वापस आते हैं, फिर सीखते हैं वो दोबारा। तो वो अपेडा फिर होने सीखते से हैं। हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि नुकसान करके जो लोग सीखते हैं, तो कम से कम अपेडा और सरकार की गाइडेंस में जो है ना वो नुकसान नहीं होगा और समय भी जी। बचेगा। जी। और हमने आज। अपेडा में एक और जी। चीज प्रस्तुत किया था, जिसने चेयरमैन साहब ने एक्सेप्ट किया और वो काम आगे भी बढ़ा। जो हमने ये किया था कि जैसे बासमती में बोर्ड है, डेवलपमेंट बोर्ड है, वैसे ही नॉन बासमती का डेवलपमेंट बोर्ड अपेडा के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, और वो बहुत जल्द पटल में दिखेगा। और उसमें सिर्फ नॉन बासमती डेवलपमेंट का ही मतलब बीज को ले लीजिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन को ले लीजिए या कोई ब्रांडिंग को ले लीजिए, वो बोर्ड ही करेगा, वो अलग से अपेडा के वो अंडर में रहेगा। वो हमारे द्वारा बिल्कुल। प्रस्तुत किया गया था, और दोनों मैं प्रेम गर्ग जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने भी एक्सेप्टेंस दिया इस चीज को, और हमारे जो साउथ के एसोसिएशन ने भी सपोर्ट किया है इस चीज को। साउथ के एसोसिएशन ने भी सपोर्ट किया है और आई
आरईएफ के जो प्रेसिडेंट्स हैं प्रेम गर्ग, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। अभी आपने साउथ की बात करी, तो साउथ में जो एक जो इशू चल रहा है काकीनाडा वाला और वाइजाग वाला, जहाँ पे फोर्टिफाइड राइस के को लेकर जो बैरिकेडिंग वगैरह करी गई थी काकीनाडा में, अब वो कहा जा रहा है कि वाइजाग में भी हो गई है, तो इससे व्यापार पे बहुत असर पड़ रहा है। जबकि जो फोर्टिफाइड राइस है वो में OMSSP यानी कि ओपन मार्केट सेलिंग पॉइंट्स पे तो अवेलेबल है ही, तो फिर सरकार इस तरह की बैरिकेडिंग क्यों कर रही है? उसके पीछे क्या आपको रीजन दिखता है, कारण दिखता है? देखिए, हम भी चाहते हैं कि पीडीएस चावल एक्सपोर्ट ना हो, लेकिन उसके लिए सरकार को निरंतर ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पे चावल ओवर सप्लाई हो रहा है। वो जी। भी एक देश में ओवर सप्लाई जहाँ हो रहा है, या हम जिनको चावल दे रहे हैं उनको कैसे हम ट्रैक करें, वो चावल सुरक्षित रहे और उनके पास रहे। वो ट्रैकिंग सिस्टम भारत सरकार के द्वारा मतलब आना चाहिए, तभी ये जो भी आज पीडीएस का चावल बेचता है या बाहर आ जाता है तो वो रोकथाम हो सकता है। और प्लस अभी जैसे भारत ब्रांडिंग है, ओएमएस स्कीम है, तो जो एफआरके की बात आप ओएमएस में भी कल को कोई मिलर खरीदता है तो उसमें भी आ सकता है और भारत ब्रांडिंग में भी आ सकता है। तो वो आप प्रूव नहीं कर सकते कि वो पीडीएस है, उसके पास उस चीज का बिल होगा ओएमएस का, भारत चावल का, वो प्रोड्यूस करेगा। लेकिन एफआरके अब जैसे कई अधिकारियों का वहां पर ये रहता है। अब विशाखापट्टनम की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ का 32 लाख टन अभी आपको पता है पेडी ऑक्शन में है, जिसमें ऑलरेडी 18 लाख टन लिक्विडेट हो गया है। तो जो 18 लाख टन बाजार में आया है और प्लस 15 लाख टन गर्मी का जो धान है वो बाजार में है, और वो फ्रेश मिल होके मिलर के द्वारा, छोटे छोटे मिलर जो एमएसएमई में आते हैं उनके द्वारा मिलिंग किया जा रहा है, और वो डिक्लेरेशन साथ में दे रहे हैं और ईआईसी मान्यता प्राप्त लैब सर्वेयर से सर्वे करा के रिपोर्ट लगा के उसको गाड़ी भेजा जा रहा है। उसके बावजूद भी विशाखापट्टनम में सिविल सप्लाई जो अधिकारी हैं वो हैरान परेशान किया जा रहा है। पिछले 7 दिनों से 200 गाड़ियां छत्तीसगढ़ की कम से कम खड़ी होगी। इस संदर्भ में अपेडा चेयरमैन माननीय श्री अभिषेक देव जी ने और हमारे स्टेट के अधिकारी, आईएएस अधिकारी श्री रजत कुमार जी, इंडस्ट्री सेक्रेटरी जी ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट सेक्रेटरी, फूड सेक्रेटरी को पत्राचार किया था, और उस संबंध में कल एक वर्चुअल मीटिंग भी हुआ था, और उसमें ये आश्वासन दिया गया है, उसमें हमारे स्टेक होल्डर्स भी थे और स्टेट के लोग भी थे, उसमें यह आश्वासन दिया गया है कि एसओपी बनाया जाएगा और किसी एक्सपोर्टर को परेशान अन्यथा नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे बताइए जैन साहब की जो ओपन मार्केट सेल्स स्कीम पॉलिसी है, तो उसके अंतर्गत तो ये जो फोर्टिफाइड राइस है वो तो बिक ही रहा है। तो सरकार आइडेंटिफाई करने के लिए क्या और कदम उठा सकती है कि जिससे आपने कहा कि भाई जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस वाला है वो चावल मार्केट में ना जाए, एक्सपोर्ट ना हो, बल्कि यहाँ पे ही रहे, जिनके लिए वो बना है उन तक ही जाए। तो उसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए जिससे ये डिस्टिंग्विश हो सके, आइडेंटिफाई हो सके? सीधा जीपीएस, जैसे राइस मिलर को जैसे जीपीएस ट्रैकिंग किया जा रहा है, जब राइस मिलर पेडी उठा के लाता है तो जीपीएस ट्रैकिंग रहता है, राइस मिलर जब एफसीआई में डिलीवरी देता है तो जीपीएस सिस्टम रहता है, तो जो सरकार देख सकती है वो। तो वैसे ही जिसको भी आज डिलीवर किया जा रहा है, एग्जाम्पल के लिए एथेनॉल वाले हैं, या एग्जाम्पल के लिए कहीं भी पीडीएस डिलीवरी हो रहा है, उसका जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। और जो बैग में भी आजकल ट्रैकिंग होता है, बैग में भी अगर सरकार ट्रैकिंग कर सकता है, और मान लीजिए भारत सरकार से यही सुझाव है कि ट्रैकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिससे ये रोकथाम रुक पाएगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और ओवर सप्लाई अगर कहीं पे हो रहा है पीडीएस का तो वो भी चेक करना चाहिए। जी, यानी कि सरकार को ट्रैकिंग सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और ना कि इस तरह से व्यापारियों को परेशान करना चाहिए। अगर सरकार अपनी इंटरनल उस पे थोड़ा-सा काम कर ले तो एक तो जो मिसयूज़ है उस चावल का वो रुक जाएगा और साथ-साथ व्यापारियों की भी समस्या नहीं होगी। भारत सरकार हमेशा सहयोग ही कर रहा है। भारत सरकार कभी भी कोई प्रपोजल देते हैं तो उसको सुनवाई होता है और देखते भी हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी होता है, जो कि जेन्युइन होना चाहिए। अब जी। जगह हर हर समय हर स्टेट को भी इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा, और स्टेट का सहयोग से ही ये काम भारत सरकार ज्यादा स्ट्रांगली कर पाएगा।
बिल्कुल ठीक है। मुकेश जी एक चीज और बताएं, अभी हमने लास्ट वीक एक इंटरव्यू आपके यहाँ से किया था छत्तीसगढ़ में कि राइस मिलर्स को कुछ समस्याएं आ रही हैं कि भाई जैसे उनको 100 केजी के बदले 67 केजी चावल देना पड़ता है, और जबकि चावल का उत्पादन वो कहते हैं मतलब नॉट उत्पादन, जो प्रोसेस होके निकलता है वो 50-52 किलो निकलता है, तो शॉर्टेज रहती है, यानी कि चावल की शॉर्टेज होती है, डिमांड ज्यादा करी जाती है। और मैंने इस तुमसे प्रश्न भी किया था कि अगर सरकार आपसे 67 केजी मांग रही है और आपका चावल 52 या 50 केजी निकल रहा है, तो आपने एग्री क्यों किया है, और अब आप उसके ऊपर क्यों कह रहे हैं कि भाई सरकार आपके ऊपर अनियमितता का आरोप लगा रही है? इसको देखिए थोड़ा सा बताएंगे, ये मसला असल में क्या है, और इसको ये आप कैसे सोचते हैं कि रिजॉल्व हो सकता है सरकार और मिलर्स के बीच में? ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है सर। ये ईरी के द्वारा सॉल्व हो सकता है। इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट को बैठाकर यहाँ का धान का सर्वे रिपोर्ट निकाला कर अगर वो प्रेजेंट किया जाए तो, क्योंकि वो सरकारी संस्था है तो भारत सरकार भी मानेगी। अब ये मान लीजिए, अब हरियाणा, पंजाब और नॉर्थ इंडिया का अगर धान का क्वालिटी देखेंगे तो वहां पे ब्रोकन जनरेशन लगभग नहीं के बराबर रहता है। हमारे यहाँ का जो धान है, जो मिलिंग होता है, वो कम से कम 52 किलो से ऊपर नहीं बैठेगा रॉ राइस में, और बॉइल्ड का थोड़ा सा ज्यादा बैठता है। तो 52 किलो जो आता है, जो शॉर्टेज होता है, 15 केजी जो ब्रोकन निकलता है, उसके लिए फिर वो मंडी से धान खरीदता है और दोबारा उसको मिलिंग करके वो क्वांटिटी को पूरा करता है और ब्रोकन बेच के उसको भरपाई करता है। और दूसरा, सरकार से हमने निवेदन ये भी किया है कि रॉ राइस में जो चलने वाला धान है, रॉ राइस मिलर को वही प्रोवाइड करें। तो जैसे कई बार क्या होता है, 2-3 वैरायटी का खरीदी होता है, 2-3 वैरायटी में सरकार को रेशियो वाइज थोड़ा थोड़ा सब देना पड़ता है, तो वो भी सहयोग से मतलब उसको भी मिलर लेता है और उसके एवज में चावल भी पटाता है, जो नान को देना है या एफसीआई को देना है। तो मिलर को हमेशा यही चैलेंज रहता है कि क्वालिटी वाइज धान अच्छा मिले मिलर को, तो वो मिलर एकदम स्मूथली चलेगा। और समय पे एफसीआई अगर जगह दे, सबसे मेन मुद्दा होता है समय पे एफसीआई अगर जगह दे और मूवमेंट ठीक रखे तो ये समस्याओं का जड़ वही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जगह रहेगा तो व्यवस्था भी हर चीज का तुरंत तुरंत बनता है और तुरंत तुरंत चावल भी चले जाता है। और आज तक कोई मिलर ऐसा नहीं है छत्तीसगढ़ में जो कोई डिफॉल्ट किया हो, क्योंकि मिलर ऑलरेडी बैंक गारंटी दे रहता है भारत छत्तीसगढ़ सरकार को मार्केट में, और मार्केट में बैंक गारंटी 2500 रुपए से जमा होता है पर कुंटल का। तो धान उसी के एवज में होता है और उसके एवज में चावल जमा होने के बाद बैंक गारंटी रिलीज किया जाता है। तो सरकार का बहुत सिस्टम है और इसको गंभीरता पूर्वक, जैसे बीच में एफसीआई के अधिकारी आए थे यहाँ 6 महीना 8 महीना पहले, एक बार आईआईटी की टीम भी आई थी, उन्होंने भी सैंपलिंग किया, मिलिंग किया कई जगह में। और मैंने सुना था अभी 2 महीना पहले भी कहीं पे सैंपलिंग मिलिंग हुआ है, बट वो रिपोर्ट हम लोग को शेयर नहीं किया जाता है एफसीआई के द्वारा। ओके, रिपोर्ट अगर मिल जाए तो उसमें मतलब बहुत क्लैरिटी आएगा कि मिलिंग क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना किलो में निकला है। और ओवरऑल जो बात एकदम करेक्ट है कि 52 किलो ही आता है मिलिंग में। तो जैन साहब मुझे जैन साहब ये बताइए, जब 52 किलो आता है और 67 केजी की सरकार की तरफ से डिमांड है, यानी कि 15 केजी का डिफिसिट है, शॉर्टफॉल है, तो जब ये 15 किलो का हमें पता है कि भाई डिफिसिट है, तो मिलर्स एग्री क्यों करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करते हैं कि भैया हम 100 किलो के बदले में 67 केजी देंगे, जबकि निकल 52 केजी रहा है? वो शॉर्टफॉल जो है वो कहां से पूरा करते हैं, भरपाई कहां से करते हैं वो, और उनको किस तरह से फायदा होता है मिलर को? मिलर तो देखिए मंडी से धान खरीदता है 15 केजी का, जो उसको शॉर्टेज होता है वो धान खरीद के मिलिंग करके ही सरकार को देता है। उसके एवज में जो ब्रोकन होता है बाय प्रोडक्ट, वो ब्रोकन के अच्छे दाम होने के कारण आज पैरिटी हो जाता है, तो मिलर को वो बराबर बराबर निकल जाता है। मिलर आज यानी कि जो ब्रोकन राइस निकलता है उससे उसको बेनिफिट हो जाता है, उसकी भरपाई हो जाती है। ब्रोकन राइस एथेनॉल में भी जा रहा है और एक्सपोर्ट के लिए भी जा रहा है। तो वो प्राइस हमेशा आज देखेंगे, आज का ही प्राइस मान के चलिए, चावल से ज्यादा प्राइस ब्रोकन का है आज। ब्रोकन का है, ओके। बिल्कुल। तो जैन साहब, अब ये जो छत्तीसगढ़ वाले मिलर्स वाले अपना ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो ये रिजॉल्व कैसे होगा, कैसे इसका मतलब समाधान कैसे निकलेगा? क्योंकि पीछे वो तो कह रहे थे कि आत्मघाती कदम उठा सकते हैं जो मिलर्स हैं।
वो तो देखिए अपना अपना पर्सनल सोच है जी, उसमें क्या बोल सकते हैं। वो मिलर का देखिए, मिलर का सब सब सोच हर जिला वाइज, हर स्टेट वाइज अलग अलग रहता है। प्रोडक्शन अगर सरकार को फर्टिलिटी देखना चाहिए और क्या प्रोडक्शन आ रहा है वो देखना चाहिए। तो हमारा तो यही निवेदन है भारत सरकार से कि इसका टेस्ट कराया जाए प्रॉपरली, ईरी के साथ में, आईजीकेबी के साथ में और आईआईटी की टीम के साथ प्रॉपर टेस्ट हो धान का और मिलिंग का, और रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। बिल्कुल ठीक है, मतलब धान का टेस्ट हो प्रॉपर और रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए तो उससे क्लैरिटी भी मिलेगी, मिलर भी परेशान नहीं होगा, सरकार भी परेशान नहीं होगी। अगर कहीं कोई बेईमानी नहीं हो रही तो अननेसेसरी किसी के ऊपर बेईमानी का धब्बा भी नहीं लगेगा। जी। जी, तो एक और बात बताएं कि आप कुछ कह रहे हैं। मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, ड्राई पोर्ट में कस्टम हाउस है हमारा, वो 24/7 365 दिन चलना चाहिए। ओके। तब क्या दिन रात वहां पे जो भी काम हो रहा है दिन रात कम से कम जितना भी कार्गो आ रहा है इमिडिएटली फ्लो में चला जाए। तो अभी जैसे 24/7 चलना चाहिए, और अभी कितने टाइम वो चलता है? अभी जैसे वर्किंग डेज के हिसाब से चलता है, वही मतलब 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। मॉर्निंग मॉर्निंग सेशन चलता है बस। ओके ओके, तो यानी कि उससे फिर क्या पाइलअप नहीं होंगी, चीजें फटाफट निकलती जाएंगी, फटाफट चीजें मूवमेंट रहेंगी, गाड़ियां खाली हो जाएंगी, गाड़ियां आपका खाली हो जाएंगी, अननेसेसरी वेट नहीं करेंगी गाड़ियां। लोडिंग अनलोडिंग क्लियरेंस रहेगा तो सब व्यवस्था स्पीड से बनेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट बचता है उसमें कहीं ना। लॉजिस्टिक कॉस्ट बचता है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे सरकार को अवश्य इस पे निर्णय लेना चाहिए कि भाई 24/7 लॉजिस्टिक पार्क चलना चाहिए, ताकि ये फटाफट, जिस तरह से आपने कहा कि भाई मूवमेंट्स रहे, क्योंकि अदरवाइज पता लगा कि अब सुबह ऑफिस खुलेगा तो गाड़ियां जो है रात भर खड़ी रहेंगी, ड्राइवर उसमें खड़ा रहेगा, और जब अनलोड होंगी तब जाके फिर वो लेने आएगा, तो कॉस्ट तो बढ़ती है। और एक गंभीर मुद्दा है सर, हमारा जो एमएसएमई में इंटरेस्ट सबमिशन को मिनिमम कर दिया गया है एक्सपोर्टर्स के लिए। इंटरेस्ट सबमिशन अगर मिलता है हमको तो बैंक से हम विश्व में जैसे ज्यादा से ज्यादा 3% 4% में इंटरेस्ट रेट बैंक में एक्सपोर्टर्स के लिए होता है। हमारे यहाँ जैसे 8-9% तक जाता है, और सबमिशन 3% था पहले, अभी उसको लिमिटेड 50 लाख कर दिया गया है। तो उसको हम चाहते हैं कि पुराने दर्रे पे वो वापस आए और वो चले। और रोड टैप भी आप अगर देखेंगे तो हमको 0.95% मिलता है रोड टैप, जबकि हमारा खर्च ज्यादा होता है उससे। आप डीजल टैक्स का हिसाब करेंगे तो आप 35% टैक्स लगभग है, टायर में, मोबिल में, सब में। आज आज एक्सपोर्ट का निर्यात में ये नियम है कि टैक्स को एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल जैसे ठीक है, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने मंडी शुल्क में भी निर्यात पे 0% टैक्स किया है। तो कोई भी टैक्स आज एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है, तो कोई भी उसको टैक्स एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, और मैं चाहता हूं जो मांग आपने रखी है जितनी भी छत्तीसगढ़ राइस कम्युनिटी के लिए, वो सरकार सुने और जल्द से जल्द इस पे पूरा करे। आपने पहले ही कहा है कि सरकार सुनती है, काम करती है, लेकिन बस थोड़ा सा विलंब हो जाता है, तो उस विलंब को जल्द में जल्दी करे तो वो बेहतर होगा उस कम्युनिटी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्ते।